नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी राजस्थान के इस खास कार्यक्रम बीच बहस में। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं मुजीब। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम जिस खास मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं जो हमारे देश के आर्थिक परिदृश्य से जुड़ा हुआ है। देश के सैकड़ों हज़ारों साल के इतिहास के अंदर भारत आर्थिक रूप से जिस वजह से सशक्त माना जाता रहा है वो है हमारे यहाँ के लघु और कुटीर उद्योग, जो रीढ़ की आज भी हड्डी माने जाते हैं आर्थिक परिदृश्य के लिए, और साथ ही साथ देश के इस विकास के अंदर महत्वपूर्ण योगदान भी देते हैं। अगर हम औद्योगिक उत्पादन की बात करें और साथ ही साथ रोज़गार की बात करें तो कहीं ना कहीं आज भी देश का लघु उद्योग हमारे देश के औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, विकास के अंदर सहभागी है और साथ ही साथ रोज़गार सृजन करने के अंदर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बदलते दौर के साथ कोविड-19 के अंदर कुछ विषम परिस्थितियां भले ही हमारे सामने आई, लेकिन इन विषम परिस्थितियों के अंदर भी लघु उद्योग ने अपनी महत्ता पूरी तरह से साबित की है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान के अंदर किस प्रकार लघु उद्योग सहभागी बना है। देश का युवा, देश के नागरिक जो ग्रामीण अंचल में रहते हैं तो साथ ही साथ शहरी क्षेत्र में रहते हैं, हर वर्ग हर तबके के लोग इस लघु उद्योग के क्षेत्र से जुड़ने के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने में जुटे हुए हैं। इसी तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे आज के हमारे इस कार्यक्रम में, जिसके लिए ख़ास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम सबसे पहले स्वागत करते हैं श्री ओम प्रकाश मित्तल साहब का। बहुत बहुत स्वागत है। आप पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लघु उद्योग भारती के और साथ ही साथ आप जीएसटी एडवाइजरी कमेटी के सदस्य भी हैं। ओम प्रकाश साहब, कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं। और जब प्रधानमंत्री अपनी तरफ से पूरे देश को और सारी दुनिया के परिदृश्य के अंदर भारत की सशक्तता को रेखांकित करने की बात कहते हैं और आह्वान करते हैं आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए, तो इसका क्या तात्पर्य होता है? देखिए, जो कोविड-19 का पीरियड निकला है देश की अर्थव्यवस्था के अंदर 1994 जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का वर्ष रहा है, उसके बाद में लगातार भारत के अंदर कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट घटने की प्रवृत्ति रही और उसका बेसिक रीजंस रहा है कि भारत जहां वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर आज के हज़ारों वर्ष पूर्व, करीबन 1,500 वर्ष पूर्व, भारत वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर 34% हिस्सा हुआ करता था। भारत केवल सोने का आयात करता था, बाकी सब चीज़ों का यहाँ से निर्यात हुआ करता था। वो सारा निर्यात का जो बेसिक रीजंस था और वर्ल्ड इकोनॉमी में जो 1/3 से ज़्यादा हिस्सा भारत का था, वो केवल लघु उद्योगों को, सूक्ष्म लघु उद्योग, ग्रामीण उद्योग, कुटीर उद्योगों के द्वारा निर्मित सारा माल जो है वो विश्व के अंदर निर्यात हुआ करता था। उसी का एक बेसिक रीजंस था। दुर्भाग्यवश भारत के अंदर गुलामी के कई वर्ष, सैकड़ों वर्ष निकले, पर फिर भी अंग्रेज़ों के काल के 150-200 वर्ष पूर्व तक भी भारत वर्ल्ड इकोनॉमिक में अपना 24% हिस्सा, 24% हिस्सा रखता था। हालांकि अंग्रेज़ों ने देश के कुटीर उद्योगों के ऊपर, सूक्ष्म उद्योगों के ऊपर, लघु उद्योगों के ऊपर बड़ा कुठाराघात किया। वहाँ के लोगों के काफ़ी कुछ बाहर भेजा गया। तो इस स्थिति के अंदर भी, लेकिन उसमें भी संघर्ष करते हुए भारत फिर भी 24%, 22% तक विश्व की इकोनॉमिक में अपना हिस्सा बनाए रखा और उन सब का रीज़न था लघु कुटीर उद्योग। और आज की वर्तमान स्थिति के अंदर भारत के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक में मात्र 2 से 3% तक का हिस्सा वर्ल्ड इकोनॉमिक में भारत का है। पर ये जो मोदी जी ने जो इस प्रकार अभी कोविड-19 के पीरियड में और उसके पहले हम लघु उद्योग भारती के लोग, पिछले टाइम हमारा एक अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन के अंदर भी परम पूजनीय सरसंघचालक अपने मोहन जी भागवत ने भी एक आह्वान हमारे लघु उद्योग भारती को भी किया, लघु उद्योगों के लिए किया कि देश को अगर सशक्त आत्मनिर्भर बनाना है तो भारत की रीढ़ की हड्डी लघु उद्योगों को अपने को मजबूत करना पड़ेगा। उसी कड़ी के अंदर जब ये दुर्भाग्यवश ये जो महामारी का काल आया और इस कोविड-19 के अंदर चाइना की स्थिति विश्व के इकोनॉमी के अंदर जो काफ़ी बड़ी स्ट्रोंग रखती थी, पर चाइना के प्रति विश्व में जो श्रद्धा भाव था वो बहुत ही कम रहा। लोगों ने विश्व की सारी इकोनॉमिक में, चाहे यूरोपियन कंट्री हो चाहे अमेरिकन कंट्री हो, सब ने चाइना को एक अलग दृष्टिकोण से देखा। और सौभाग्यवश हमारी वर्तमान नेतृत्व जो है, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो है, विश्व के अंदर आर्थिक परिदृश्य में भी और अन्य राजनीतिक और डिफेंस के जो परिदृश्य में बना, उसमें एक बहुत बड़ा सुदृढ़ भारत के दृष्टिकोण से हमें
सामने नजर आया। यकीनन मौजूदा दौर एक मजबूत परिदृश्य के रूप में उभर करके सामने आया है। वो भले ही बीमारी से लड़ने की बात हो या फिर जिस तरह से हम कोविड-19 से लड़ते हुए औद्योगिक परिदृश्य को संभालने की बात कर रहे हैं, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण समय है। बल्कि हम इस काल की क्यों बात करें, केंद्रीय स्तर पर लगातार मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, हर हाथ को हुनर देने के या अनेक प्रयास हुए हैं जो भारत के क्षेत्र के अंदर, भारत के हर परिदृश्य के अंदर मजबूत करने के लिए केंद्रीय स्तर की एक कटिबद्धता को परिलक्षित करते हैं। मित्तल साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो किस प्रकार लघु उद्योग उसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि हम आज भी जानते हैं, आंकड़ों के अंदर ये साफ परिलक्षित होता है कि भारत आज भी गाँवों के अंदर सिमटा हुआ है और गाँवों के अंदर हम कल कारखाने नहीं देखते। वहाँ पे लोग छोटी आबादी के अंदर लेकिन लगातार काम करते हैं और लघु और कुटीर उद्योग वहाँ पर रोजगार का एक प्रमुख साधन भी है और उत्पादन का भी एक महत्वपूर्ण सोर्स है। एक्चुअली में लघु उद्योगों के द्वारा देश के अंदर रोजगार का बहुत बड़ा साधन होता है। जब मैंने एक बार कहा है कि 1994 से लगातार भारत के अंदर जो भारत का हुनर था, जो एजुकेशन था, वो सर्विस क्लास की तरफ ज़्यादा जा रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाता, तो रिक्वायरमेंट है कि कुछ इंसेंटिव्स दिए जाए। भारत के अंदर अभी कॉम्पिटिशन्स मार्केट के अंदर हम विश्व इकोनॉमिक में अगर अपन चैलेंज करते हैं तो भारत के अंदर निर्माण कार्य में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के अंदर, जहां हम ये देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर इंपोर्ट अगर सस्ता हो रहा है तो हमें लघु उद्योगों को, देश को बचाने के लिए, जो देश के रोजगार के अंदर सबसे बड़ा साधन है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में सबसे बड़ा साधन है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंदर ग्रामीण कुटीर उद्योग, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को फ्लोरिश करने के लिए काफ़ी बड़ा साधन है, एग्रो इम्प्लीमेंट्स वगैरह भी है। आज अगर बात करते हैं तो फार्मर्स प्रोड्यूसर्स के नाते भी और ऑफ एपीओ, बिना फार्मर्स प्रोड्यूसर्स के भी जो ग्राम के अंदर हस्तशिल्प और हस्तकरघा उद्योगों की जो स्थिति बनी है, वैसी स्थिति के अंदर आज हमें इन सब चीज़ों को प्रोत्साहन करने की आवश्यकता है, उनको इंसेंटिव्स देने की आवश्यकता है। और अगर कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात करते हैं तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट के रूप में भारत में हम सब चीज़ निर्माण करें। जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है, जो शहरी आवश्यकता है, रोजगार देने के लिए भी जो स्थिति है, उस स्थिति में हमें कुछ इंसेंटिव्स देने की आवश्यकता है। उसमें इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाना है, कई जगह एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाना है, या कुछ टैरिफ, नॉन टैरिफ वेरियर इंपोर्ट्स के अंदर लगाना है। भारत के निर्माण कार्य के अंदर आज सौभाग्यवश इस बार भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस काफ़ी अच्छा निर्माण भारत के अंदर हुआ है। भारत आज कृषि प्रधानता के नाते पूर्णतः आत्मनिर्भर है, अनाज में भी है, दलहन में भी होता जा रहा है, तिलहन में भी होता जा रहा है। इसलिए आज खाने पीने के अंदर किसी प्रकार की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की भारत में कोई कमी नहीं है। पर जहां वहां की जो हस्तशिल्प और हस्तकरघा उद्योग है, उनको प्रोत्साहन देने के लिए और टेक्नोलॉजिकल प्रोत्साहन देने के लिए, और एक रॉ मटेरियल, जो भारत में रॉ मटेरियल निर्माण होता है, चाहे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के रूप में हो, उसके लिए हो, चाहे माइनिंग प्रोसेस के लिए हो, चाहे फॉरेस्ट के अंदर जो प्रोड्यूस होने वाले आइटम्स हो, उनका वैल्यू चेन, उसका रॉ मटेरियल का वैल्यू चेन भारत में ही मिले। उनके जितने इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट्स हैं वो भारत में ही निर्माण हो। इसके लिए भारत सरकार को विभिन्न प्रकार की योजनाओं के साथ में, विभिन्न प्रकार के स्टेट गवर्नमेंटों को भी इस योजनाओं के साथ में इंडस्ट्रीज़ को, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज़ को प्रोत्साहन करने की आवश्यकता है। उनको इंसेंटिव्स दे, इंपोर्ट को क्रश करें, एक्सपोर्ट्स के लिए प्रमोशनल स्कीम निकालें और यहाँ के लोकल प्रोडक्शंस को बहुत ज़्यादा गति मिले। इसके लिए अगर कहीं टेक्नोलॉजिकल आवश्यकता रहती है तो R&D के सेंटर्स बनाएं, कुछ क्लस्टर डेवलपमेंट्स के प्रोग्राम्स हो, CFC का बना कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स बने, उस कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स का, क्लस्टर डेवलपमेंट का भारत सरकार के MSME डिपार्टमेंट, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट में काफ़ी बड़ी योजनाएं हैं। आज एक CFC सेंटर बनाने के लिए 15 से 18 करोड़ रुपए तक भारत सरकार उसमें अनुदान के रूप में देती है। कुछ ग्रुप्स बन करके, जैसे ही उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का प्रोग्राम बनाया। मेरा राजस्थान सरकार से भी इस प्रकार का एक निवेदन रहता है कि इस प्रकार से कुछ प्रोडक्ट छांटे, एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट निर्माण करें जिसका कुछ विशेषता रहते हैं। कहीं टमाटर पैदा होता है, कहीं अनाज के रूप में गेहूँ पैदा होता है, कहीं बाजरा पैदा होता है, तो कहीं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंदर कहीं हस्तकरघा होता है। बाड़मेर और जैसलमेर में हैंडीक्राफ्ट्स का बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, शेखावाटी में हैंडीक्राफ्ट का बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। इन सब चीज़ों को 1 डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट को छांटते हुए उनके डेवलपमेंट के अंदर क्लस्टर डेवलपमेंट हो, उनका CFC सेंटर के लिए डेवलपमेंट हो, राजस्थान सरकार उसके लिए लैंड अवेलेबिलिटी कराने के लिए उस प्रकार की कुछ प्रोत्साहन योजनाएं दे
और यहाँ के लघु उद्योगों का ग्रुप उनका निर्माण करे, जिससे भारत आत्मनिर्भर बने, राजस्थान के लोगों को मैक्सिमम रोजगार मिले। देश के अन्य स्थानों में भी इस प्रकार का प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो भारत सरकार की मैती योजना के अंदर जहाँ तक इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का है, एंटी डंपिंग ड्यूटी के काफ़ी प्रावधान हम लगा सकते हैं। तो उस प्रकार से देश में जो इंपोर्ट हो रहा है और जो देश में लग्जरी आइटम इंपोर्ट हो रहा है जिसकी आवश्यकता नहीं है, उसके ऊपर अभी कुछ बैन लगना चाहिए। टैरिफ नॉन टैरिफ बैन ले सकता है। क्वालिटी कंट्रोल के आधार पे अपन कुछ बैरियर्स लगा सकते हैं। ISI मार्क से होता है, एग मार्क होता है। ये सारे प्रोडक्ट के ऊपर कहीं न कहीं कुछ रेस्ट्रिक्शंस पुटअप हो और यहाँ की लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन मिले। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है मित्तल साहब, जब हम देश के आर्थिक परिदृश्य की बात करें तो आयात और निर्यात और इसके बीच में संतुलन बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और आप खुद GST एडवाइजरी कमेटी के सदस्य हैं, कहीं ना कहीं नीति निर्माण के अंदर आपका खुद का भी योगदान होता है। लघु कुटीर उद्योग एक बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं कि जहाँ वो अपने आसपास के ही रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करते हुए एक उत्पाद बाज़ार के लिए लेकर के जाते हैं और जिसके अंदर उनको कहीं से भी कोई चीज़ समेटने की ज़रूरत नहीं होती है। और प्रधानमंत्री जब लोकल के लिए वोकल जैसा नारा देते हैं तो वो इस तरह के उत्पादों के लिए या इस तरह की इंडस्ट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये लघु उद्योग, कुटीर उद्योग हैं, हमारे हस्तकला हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जो हमारे सैकड़ों हज़ारों साल की परंपरागत शैली है, परंपरागत हुनर रहते हैं और इसी तरह के बहुत सारे उद्योग हैं। वो भली हम पत्थरों के अंदर देख लें, नगीनों के अंदर देख लें, ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं जो अपने आप में जुड़े हुए हैं। इस तरह के उद्योग और बदलते दौर के साथ पिछले दिनों मन की बात के अंदर उन्होंने खिलौना उद्योग की भी बात की थी। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जब इस तरह के उद्योग अपने आप में देश के आर्थिक विकास के अंदर एक सशक्त भूमिका निभाते हैं और इस विकास के अंदर इन उद्योगों के लिए एक आम आदमी लोकल के लिए वोकल होता है। तो मैंने एक भारत सरकार में मैंने कहा GST एडवाइजरी कमेटी में भी एक सुझाव दिया है कि छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग और ग्रामीण उद्योग उनके लिए कुछ इंसेंटिव्स की योजना लाई जाए। जैसे मैंने कहा कि GST के अंदर छोटे उद्योगों को कुछ 25% GST में छूट दी जाए। इसी प्रकार से जब इनकम टैक्स में था पहले के काल में, जिस समय 1977 में जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी, उस समय जॉर्ज फर्नांडिस उद्योग मंत्री थे और उन्होंने देश के विभिन्न बैकवर्ड एरियाज में, रूरल एरियाज के अंदर विलेज इंडस्ट्रीज के साथ में जो लगने वाले एरियाज हैं उनमें अगर कोई इंडस्ट्री लाई जाती है तो वहाँ इनकम टैक्स में 25% छूट थी। इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस था, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व्स अनाउंस घोषणा की थी। हमने अभी सुझाव दिया, इस बजट के अंदर भी सुझाव दिया है कि कुछ इस प्रकार के ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ में बैकवर्ड एरिया, रूरल एरियाज के साथ में इंडस्ट्रीज़ को इंसेंटिवाइज करें, जिससे लोग वहाँ जाकर के इंडस्ट्रीज लगाए। भारत की इकोनॉमी जो सेंट्रलाइज बढ़ी है कोविड की पीरियड के अंदर, जिस प्रकार प्रतिष्ठा भारत की बढ़ी है, पर साथ साथ के अंदर जैसे शहरों के अंदर लोगों के अंदर घबराहट रही है क्योंकि शहरों मैक्सिमम बड़े शहरों के अंदर कोविड का स्थिति आई है। तो डिसेंट्रलाइज ऑफ इकोनॉमी करते हुए छोटे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे, तहसील हेडक्वार्टर्स पे, तालुका हेडक्वार्टर्स पे, गाँव के अंदर इंडस्ट्रीज लगे, वहाँ के प्रोडक्ट का वही वैल्यू चेन होते हुए रॉ मटेरियल का वैल्यू एडिशंस हो जाए तो किसानों को भी उनका सपोर्ट प्राइस अच्छा मिलेगा, किसानों को वैल्यू अपने प्रोडक्ट का माल अच्छा मिलेगा। वहाँ जो गाँवों में अंदर ऑफ FPOs ऑफ फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स है, हैंडीक्राफ्ट्स है, हैंडलूम्स के उद्योग है, कुछ कपड़े के द्वारा बनने वाले बुनकरों के द्वारा उसके उद्योग है, इन सब की मार्केटिंग का अरेंजमेंट भी अच्छा खासा डेवलपमेंट हो। इनके लिए अपने को इंसेंटिव्स की उसकी आवश्यकता है। मैंने जैसे कहा कि लोकल को वोकल का नारा माननीय प्रधानमंत्री जी दिया है, तो इसको लोकल को ग्लोबल भी बनाना है। जो देश के अंदर निर्माण के लिए, देश की आत्मनिर्भरता के लिए जितना प्रोडक्शन यहाँ खपत होता है उसका यूटिलाइजेशन हो, बाहर से इंपोर्ट होकर के एक्सपोर्ट ना बने। तो यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स आइटम्स हैं उनको अपन किस प्रकार से विश्व के मार्केट के अंदर वापस स्थापित करें कि भारत के लघु उद्योग, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज देश के अंदर रोजगार का बहुत बड़ा साधन बन सके। उसको हम GST और इनकम टैक्स के इंसेंटिव्स के साथ में भी जोड़ सकते हैं। और यहाँ जो अन्य सुविधाएं जो मैंने पहले वाले मेरे में कहा था कि CFC सेंटर्स है, क्लस्टर डेवलपमेंट्स है, MSME की स्कीम्स है, कुछ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंदर एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स हैं, ये सारे इंसेंटिव्स को देते हुए उनको लोकल को वोकल और लोकल को ग्लोबल, इसकी बनाने की आवश्यकता है। और यहाँ जो भारत के युवा उद्यमी हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो इंजीनियर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ साइंटिफिक्स हैं, कुछ देश के अंदर क्रीम है, आज भी विश्व के अंदर भारत के ही युवा
लोग जाकर के अपने एम्प्लॉयमेंट के द्वारा एम्प्लॉयज होते हैं, पर वो खुद यहाँ निर्माण करें, देश की क्रीम यहाँ की खपत हो, और देश की क्रीम द्वारा अगर लघु उद्योगों के द्वारा अगर निर्माण कार्य होता है तो भारत के लोगों को अच्छा रोजगार मिलेगा, और लघु उद्योगों के द्वारा विश्व इकोनॉमिक में भारत का वही हिस्सा स्थापित हो सकता है। यकीनन आपने बातचीत की शुरुआत के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत दिया था कि किसी ज़माने के अंदर हमारे सिर्फ सोने के अलावा सब कुछ निर्यात करते थे, सोना आयात करते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश ये है कि आज भी हम सोने का तो सबसे ज़्यादा आयात कर रहे हैं, लेकिन निर्यात के अंदर हम पिछड़ गए हैं। और जो हमारे पारंपरिक निर्यात की चीज़ें थी वो आज भी सारी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा सराही जाती हैं, वो भले ही आयुर्वेद के नुस्खे हों, उनकी दवाइयाँ हों, या फिर हमारे मसाले हैं जो सैकड़ों हज़ारों सालों से जिसकी नज़र सारी दुनिया के अंदर है, बाज़ार जिनको हाथों हाथ लेते हैं। और भारत के लघु और कुटीर उद्योग अपनी तरफ से इसी व्यवस्था के अंदर लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं इस प्रकार के पारंपरिक उद्योग धंधों की, मित्तल साहब आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि उसमें किस प्रकार देश के युवाओं के लिए अपार संभावनाएं होती हैं। जब हम कोविड-19 का ये दौर देखते हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, एक बार लॉकडाउन हुई थी लेकिन अनलॉक का ये सिलसिला लगातार आगे बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं कि इन विषम परिस्थितियों के अंदर अब अपार संभावनाएं भी नज़र आ रही हैं। तो किस प्रकार हमारे पारंपरिक उत्पादन, पारंपरिक क्षेत्र हमारे इस देश के निर्माण क्षेत्र, विकास के क्षेत्र के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से निर्माण कार्य में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका लघु उद्योगों की है, पारंपरिक उद्योगों की भी है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में भी भारत में कोई कमी नहीं है। इस कोविड पीरियड का अपने पास उदाहरण है कि वेंटिलेटर हम जहां बिल्कुल नहीं बनता था, कोविड-19 के पीरियड के बाद के अंदर वेंटिलेटर के बारे में भारत आज पूर्णतः आत्मनिर्भर है, और इवन एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। पीपी किट है वो भारत ने निर्माण करना शुरू कर दिया। ऐसी कोई चीज़ ही नहीं जो इसके भारत के अंदर कुछ निर्माण कार्य की स्थिति नहीं बने। प्रश्न केवल इतना ही है कि अगर कोई इंपोर्ट हो रहा है, उस लोकल के अंदर यहाँ कुछ प्रोडक्शन कॉस्ट उसकी ज़्यादा आ रही है, तो उसको कर्व करना है। इंपोर्ट के अंदर ड्यूटी बढ़ानी है, एंटी डंपिंग ड्यूटी बढ़ानी है, ये प्रावधान करने हैं। यहाँ के युवाओं को कुछ प्रोत्साहन योजना के तहत अपन उनको इंसेंटिवाइज करके वहाँ किस प्रकार से फैसिलिटी दे सकते हैं। आज वहाँ रॉ मटेरियल की फैसिलिटी है, मार्केटिंग की फैसिलिटी है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अपन उनको करके देते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशंस के अंदर जैसे लैंड, आज लैंड अगर बड़े शहरों के अंदर लेते हैं तो बहुत कॉस्टली रहेगी, पर उसको डिसेंट्रलाइज ऑफ इकोनॉमी करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ेंगे, तालुका स्तर पे या छोटे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक ले जाएंगे, तो वहाँ बिल्कुल अच्छा उसका प्रोडक्शन आएगा। आज की डेट के अंदर जहाँ मैं देखता हूँ मोदी जी के इस दूसरे टर्म के अंदर, पहले टर्म के अंदर ही बहुत बड़ा इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। सोलर के काफ़ी बड़े प्लांट इसमें लगे हैं, कुछ थर्मल योजनाएं के अंदर आज इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भारत बिल्कुल आत्मनिर्भर है। कहीं भी किसी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन खूब होता जा रहा है। आज पहले जब हम इंडस्ट्री लगाते थे तो इलेक्ट्रिक कनेक्शंस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती थी, डीजी सेट के ऊपर पर निर्भर रहना पड़ता था, पर आज ये स्थिति नहीं है। आज अपने पास में सोलर के द्वारा अपन खुद इलेक्ट्रिक का निर्माण कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी के साथ में कुछ इंसेंटिवाइज कर दें, और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अगर भारत में हो, लेबर फैसिलिटीज़ के बारे में कुछ इस प्रकार से रिलैक्सेशंस हो, तो ये देश जो है वो एकदम बिल्कुल निश्चित रूप से आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेगा। और मैं पूर्णतः विश्वास हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यहाँ की जो अभी वर्तमान स्थिति बनी हुई है, जैसे मैंने कहा चाइना से माल आ रहा है, चाइना की दृष्टि, चाइना विश्व की दृष्टिकोण से इतना इस समय गिरा हुआ है कि, और इसी के साथ साथ अपना जो नेतृत्व है भारत का, वो उसमें उसकी विश्व की प्रतिष्ठा बहुत ज़बरदस्त है। तो इस समय इस महामारी का अवसर हमारे सामने आया है, इस चुनौती को हम अवसर में बदलना चाहते हैं। वह इस चैलेंज को अगर अपन अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और उस अपॉर्चुनिटी कन्वर्ट का भारत सरकार एक अच्छा उपयोग कर रही है। कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के ऐप्स के ऊपर प्रॉब्लम अभी बैन लगाया है। मन की बात में जैसे आपने कहा खिलौनों के बारे में बताया, अब मैंने जो है पहले आपको कहा कोई लग्जरी आइटम का इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। त्योहारी सीजन्स के अंदर आने वाले प्रोडक्ट, जैसे सामने दीपावली आ रही है, दीपावली के प्रोडक्ट कई प्रकार से पहले चाइना में इंपोर्ट होता था, आज की डेट में उसको टोटल बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें भारत में पहले से बनती आई है। मैं भी एक लघु उद्योग भारती का आपको एक उदाहरण बताता हूँ। हमने ये दीपावली के दीपक बनने वाले हैं, दीपावली के कुम्हारों के द्वारा जो बर्तन बनने वाले हैं, उसमें हमने ग्राम शिल्पी उद्योग के नाम से हमारा एक प्रकोष्ठ खोला। गाँव के अंदर बनने वाले छोटे छोटे, जैसे लोहार अपना प्रोडक्ट बनाता है, खाती अपना प्रोडक्ट बनाता है, कुम्हार अपना प्रोडक्ट बनाता है, हस्तशिल्प करने वाले बुनकर लोग वहाँ अपना प्रोडक्ट बनाता है, उन सब को हम मार्केटिंग दे सकें। तो हमने जैसे कुम्हारों के द्वारा दीपावली के अंदर बनने वाले आइटम, विभिन्न प्रकार के आइटम्स हैं, उनका हम पूरे देश भर के अंदर
और कई जगह एक्सपोर्ट करने के लिए भी इन लोगों से लेना और फिर उसको लोकल मार्केट के अंदर भी अपने परिवारों के अंदर सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करना, उनको अच्छी वैल्यू मिले, उन गांव के लोगों को अच्छी वैल्यू मिले, उनका अपना कुशल क्षेम अच्छा बढ़े और हम सब उनको रोजगार दे सके। अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के भारत बढ़ने का, मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूँ जी जी, कि गाँव के अंदर पहले भारत के अंदर हर गांव अपने आप में एक इंडिपेंडेंट होता था जी। गांव के अंदर कुम्हार भी था, एक अलग ही व्यवस्था होती थी, लोहार भी था, खाती भी था, वो उसके अंदर किसान भी होता था, तो एक व्यापारी भी होता था, जितनी जरूरत थी उतना सब प्रोडक्ट होता था। गांव अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट होता था और गांव की हर चीज की आवश्यकता गांव अपने आप में पूर्ण करता था और उनका जो सरप्लस था वो एक्सपोर्ट होता था। आज अपने को वापिस पुनश्च उस डिसेंट्रलाइज ऑफ इकोनॉमी, जहां भारत के अंदर आज की डेट में अपन पेट्रोलियम प्रोडक्ट के आधारित है, अगर डिसेंट्रलाइज ऑफ इकोनॉमी के अंदर गए तो आज उसकी भी डिमांड काफ़ी कम हो सकती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट काफ़ी अच्छा बढ़ सकता है, सोने का आयात और पेट्रोलियम का आयात, इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स काफ़ी बड़े आयात होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भारत के अंदर हर प्रकार का बन सकता है और मैंने अभी लघु उद्योग भारती ने कम से कम 125 आइटम्स के ऊपर एक एक अलग अलग छोटा छोटा आइटम, जैसे सिलाई मशीन का एक कंपोनेंट्स है, इलेक्ट्रॉनिक के कोई कंपोनेंट्स है, बियरिंग के कुछ कंपोनेंट है। जयपुर के अंदर 650-700 फैक्ट्रियाँ बियरिंग कंपोनेंट्स बनाती थी, एनबीसी खुद बंद हो गई। अब हमने एक निकाला है कि देश के अंदर बियरिंग इंडस्ट्रीज को बचाना है तो बियरिंग के कंपोनेंट्स के अंदर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको बढ़ाइए, शेविंग मशीन्स के पार्ट्स हैं जो उसके ऊपर बढ़ाइए। लुधियाना के अंदर साइकिल इंडस्ट्रीज बहुत ज़बरदस्त चलती थी, साइकिल इंडस्ट्रीज का पार्ट्स जो इम्पोर्ट हो रहा है उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाइए। फिरोजाबाद के अंदर कांच का काम खूब होता था, तो कांच के काम के अंदर आज कांच के अंदर भगवान की तस्वीर बनी हुई आज इंपोर्ट हो रही है, पर उसके ऊपर भारत सरकार ने कुछ आइटम्स के ऊपर बैन लगाया है। आसाम के अंदर हमारे लघु उद्योग भारती की डिमांड में जो बम्बू स्टिक्स बनता है, बम्बू स्टिक्स के द्वारा अगरबत्ती निर्माण होती है, उस अगरबत्ती के ऊपर केवल इंडस्ट्रीज छोटी इंडस्ट्री बना सकती है। तो हमारा एक रिक्वेस्ट और भी है कि जितने पहले लघु उद्योगों के लिए रिजर्व आइटम थे देश भर के अंदर, 1000 के लगभग 1047 आइटम उस समय केवल लघु उद्योगों के लिए रिजर्व थे, केवल लघु उद्योग उसका निर्माण कर सकती थी। बाद में धीरे धीरे रिलैक्सेशन करते हुए सब ओपन कर दिया। आज महती आवश्यकता है कि देश में जो चीज़ लघु उद्योगों के द्वारा निर्माण हो सकती है उनको आइटम्स को पुनश्च रिजर्व करने की आवश्यकता है। तो मेरा एक भारत सरकार से भी और विभिन्न प्रकार की स्टेट गवर्नमेंट से भी कि जो है ये जो आइटम्स केवल लघु उद्योग, जैसे मैं बताया हस्तकरघा उद्योग के अंदर आते हैं, अगरबत्ती है, मोमबत्ती है, सरसों का तेल है, छोटे मोटे तेल उद्योग है, दाल उद्योग है, ये इन सब का निर्माण छोटे जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हम खुद निर्मित करें और साथ ही साथ उसको प्रोत्साहित करने के लिए कुछ नीतियां भी निर्धारित की जाए ताकि इस तरह की चीज़ों के उत्पादन की लागत को कम से कम किया जा सके और उसके निर्यात की भी कुछ व्यवस्था की जाए। मित्तल साहब, वक्त बहुत कम बचा है, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब हम त्योहारी सीज़न के अंदर आने वाले वक्त के अंदर व्यापार की और उत्पादन की अपार संभावनाएँ देखते हैं और उसके साथ साथ आने वाले परिदृश्य की भी बात करें तो देश के युवाओं के लिए इस मुश्किल दौर के अंदर जहाँ बहुत सारी समस्याएँ वहीं संभावनाएँ भी अपार हैं। लगातार खुल रहे उद्योग धंधों के बीच में आज के युवा अपने आप को किस प्रकार आत्मनिर्भर बनाए ताकि इस प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने के अंदर वो खुद भी अपने हाथों का योगदान दे, अपनी समझ का योगदान दे। तो हुनर के प्रति अपने आप को सशक्त करने के लिए और देश के योगदान के लिए एक आम व्यक्ति की क्या सोच होनी चाहिए? आम व्यक्ति की सोच और युवाओं की सोच है, उसके अंदर यही होना चाहिए युवा एम्प्लॉय की तरफ कम जाए, रोज़गार की तरफ, नौकरी की तरफ कम जाए, अपने स्वरोजगार के अंदर ज़्यादा लगे। अब जिस प्रकार से देश की सरकार का जो ध्यान गया है उस ध्यान के अंदर इस प्रकार से अभी जो इसके अंदर है तो हम सब चीज़ निर्माण कर सकें, उसके लिए भारत सरकार आज सुविधा देने के लिए तैयार है। तो वापस पुनः जो है अपने को इस डेवलपमेंट मॉडल के साथ में आगे बढ़ना चाहिए जिससे जो गांव की पॉपुलेशन है, जो लेबर में है, जो उसमें जो अनएजुकेटेड है वो उस प्रकार लेबर के रूप में लग जाए, बीच का जो शिक्षित वर्ग है उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। आज एक व्यक्ति जो हुनरदार है वो खुद का रोजगार तो अपना भारत बाहर जाके भी ले सकता है, लेकिन वो क्रीम अगर यहाँ इंडस्ट्री लगाई तो उसको सब प्रकार के रोजगार दूसरे लोगों को भी वो दे सकता है। तो लाइवलीहुड जो है वो बीपीएल के रहने वाले लोगों को भी, गरीब पब्लिक को भी सब प्रकार से उसका रोजगार मिल सके। इसके लिए युवाओं का ध्यान भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में छोटी इंडस्ट्रीज के अंदर जाए। सरकार का ध्यान भी इस तरफ जाना चाहिए कि वो युवा अच्छे रोजगार के अंदर अपने निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का निर्माण कर सके। जिस प्रकार भारत सरकार ने एफपीओ और ऑफ एफपीओ की नीति दी है
उसी प्रकार से क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्लस्टर डेवलपमेंट हो, उसके आधार पे वहीं पे डेवलपमेंट हो जाए, वहीं सब सुविधाएं इंडस्ट्रीज के अंदर। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, जैसे टाटा नगर आया, टाटा मोटर्स आई, उसके साथ में हजारों छोटी छोटी इंडस्ट्रीज वहाँ डेवलपमेंट हुई। तो जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का डेवलपमेंट, डिफेंस के अंदर आज भारत डिफेंस के अंदर काफ़ी बड़े इक्विपमेंट बना रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें इस चेन को समझना होगा, इस मॉडल को समझना होगा कि हम अपनी ज़रूरत अपने आप द्वारा फलीभूत कर सकें, उसके हर चीज़ को हम खुद अपने आप पे उत्पादित करें और उसका फ़ायदा सारी दुनिया तक पहुंचा सकें। उसके लिए बहुत ज़रूरी है हम शिक्षित हों, कौशल युक्त हों, सशक्त हों, ताकि एक आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। वक्त हो गया है कि हम ओम प्रकाश जी आपको दें बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में इतनी महत्वपूर्ण परिचर्चा हमारे साथ। एक चीज़ में और कह रहा था कि जैसे स्किल डेवलपमेंट वाला है, तो लघु उद्योग तो अपने आप में स्किल डेवलपमेंट करता है। जो रोजगार देने वाले लोग आते हैं वो ट्रेनिंग लेते हैं और उनको शिक्षित कर देते, अपन ट्रेनिंग दे करके स्किल्ड बना देते हैं। तो हमारे यहाँ एक अनस्किल्ड को हम सेमी स्किल्ड में और सेमी स्किल्ड को स्किल्ड में ले जाते हैं। ये लघु उद्योग भारती की ही महत्वपूर्ण भूमिका है, या लघु उद्योगों की ही महत्वपूर्ण भूमिका है, जो भारत के अंदर रोजगार के अंदर बहुत बड़ा साधन उत्पन्न। तो यकीनन देश के भविष्य के अंदर आर्थिक रूप से हम परिदृश्य सुंदर देखते हैं और आपकी और हमारी भूमिका उसके अंदर पूरी ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। इसी उम्मीद, इसी विश्वास के साथ कि आपका और हमारा भविष्य उज्जवल हो, आज के इस कार्यक्रम बीच बहस को समाप्त करने की आप मुझीब को दीजिए अनुमति। नमस्कार। धन्यवाद। जय हिंद।